दोस्तों नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जो अमेरिका और भारत के बीच में 500 बिलियन डॉलर की डील हो रही है, इस पे कोई डिटेल एनालिसिस कीजिए। दोस्तों, पहले मैं ये सोच रहा था कि अभी तक तो फ्रेमवर्क है, थोड़ी और डिटेल आ जाए तब उस पे मैं एनालिसिस करके आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन फिर जिस तरह से फीडबैक आया आप सबका, तो मुझे लगा कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस पे चर्चा जरूरी है और हो सके कि डील होने से पहले जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इन बातों का अगर भारत सरकार ध्यान रखेगी तो शायद हम जो नुकसान होने वाला है उसको कम कर पाए। इसीलिए ये चर्चा इम्पोर्टेंट है। आज का जो डिस्कशन है वो इसी मुद्दे पर है। क्या भारत सरकार जो 500 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कमिटमेंट कर रही है ट्रंप सरकार के साथ, क्या वो एक भारत के लिए ट्रैप है? क्योंकि 500 बिलियन डॉलर आज जितना हमारा ट्रेड होता है उसका 5 गुना है। तो 5 साल में अगर 500 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अमेरिका से अपने इंपोर्ट को डबल करना होगा। और जब हम डबल करने की बात करते हैं तो उसके कई और इम्प्लीकेशंस हैं जिसकी आज हम चर्चा करें। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इस मुद्दे पे डिटेल में और विस्तृत चर्चा कर सकें। मैं इसको ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि ये 500 बिलियन डॉलर का ट्रैप है? इसके कई कारण हैं। 500 बिलियन डॉलर हमें भारत की करेंसी नहीं, डॉलर के रूप में देना पड़ेगा। और ये 500 बिलियन डॉलर आएगा कहां से? हम तो ऑलरेडी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट्स हैं, वो भी ट्रेड डेफिसिट हमारा हमेशा रहता है। तो ये एडिशनल 500 बिलियन डॉलर हमें कहां से मिलेगा, इसके बारे में भी सोचना है। एक तो करेंसी की बात होगी, और दूसरा हम क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे और उससे भारत में जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उस पे क्या असर होगा, कौन कौन से सेक्टर्स पे क्या क्या इंप्लीकेशन होगा, इसको भी जरा हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा निवेदन है कि आपने, उम्मीद है, सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस चैनल को और साथ में वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि जो लोग व्यापार में हैं और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं और इवन डोमेस्टिक इकोनॉमी में हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका खामियाजा आपके सेक्टर्स पे क्या आने वाला है। क्योंकि ये जो 500 बिलियन है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर ये हमारे सामने रखा है। ये आसान मुद्दा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक शिफ्ट है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेड नहीं है, ये इम्पोज्ड ट्रेड है। इसका मतलब भारत सरकार को मजबूर किया जाएगा। अब कौन खरीदेगा? क्या भारत सरकार खरीदेगी? क्या बाकी जगह से इंपोर्ट करना बंद कर देगी? क्या अमेरिका हमें दुनिया में सबसे सस्ता प्रोडक्ट देगा? और अगर दुनिया में बाकी जगह सस्ता मिल रहा है तो क्या हमें अमेरिका से महंगा खरीदना पड़ेगा? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे गंभीर असर पड़ सकता है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर ये मुद्दा एग्रेसिवली एग्जीक्यूट होता है और भारत इसको अगर बैलेंस नहीं कर पाता, तो जो हमारा ट्रेड बैलेंस है इस पे इसका असर आएगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पे इसका असर आएगा, एग्रीकल्चर पे इसका असर आएगा, करेंसी की स्टेबिलिटी पे असर आएगा और ओवरऑल रूरल इकोनॉमी, इसका मतलब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में भी असर आएगा। इसीलिए ये चर्चा गंभीर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम 500 बिलियन डॉलर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका का जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है अमेरिका में, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर, कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेकर, उसके लिए भारत सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। मैं डंपिंग ग्राउंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बाजार अपनी मनमर्जी से खरीदता है तो वो मार्केट होता है, लेकिन अगर फोर्सफुली आप कोई ट्रेड कराते हो तो वो डंपिंग ही कहा जाता है। तो भारत में 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकन प्रोडक्ट्स डंप हो सकते हैं, ये बात भी हमें समझनी होगी। इससे क्या होगा, जो हमारा लोकल, जो मेक इन इंडिया, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो हमारा प्रोग्राम है, उस पर इसका बहुत ज्यादा सीरियस असर पड़ेगा।
और हम डोमेस्टिक प्रोग्राम क्यों चला रहे थे मैन्युफैक्चरिंग का? ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री दबाव में होगी तो रोजगार कौन देगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। अब सवाल इस बात का है कि हम 500 बिलियन डॉलर से इतने विचलित क्यों हैं? कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, अभी दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो करीब 130 बिलियन डॉलर का है। और हम ये कह रहे हैं कि साहब आने वाले दिनों में 2030 तक, मतलब 4 साल के अंदर ये 500 बिलियन होना चाहिए। कौन खरीदेगा? कौन कंज्यूम करेगा? और मान लीजिए नहीं हुआ तो क्या पेनल्टी लगाएंगे ट्रंप साहब? शायद ट्रंप साहब ना हो, क्या अमेरिकन सरकार भारत के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी? क्या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी? क्या सैंक्शन लगाएगी अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ? ये बात भी अभी क्लियर नहीं है। तो ये चीजें एग्रीमेंट में क्लियर होनी चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं करीब 50 बिलियन डॉलर हर साल हम अमेरिका से ले रहे हैं। हम कहते हैं हम अगले 5 साल में 500 बिलियन डॉलर लेंगे। इसका मतलब 50 की जगह अब हमको लेना पड़ेगा 100 बिलियन डॉलर, डबल इंपोर्ट। अब 50 बिलियन डॉलर हम लेते थे, 100 बिलियन के आसपास हम एक्सपोर्ट करते थे। 30, 40, 50 बिलियन डॉलर अगर ट्रेड सरप्लस था, और वो ट्रेड सरप्लस तो खत्म हो जाएगा, तो फिर इसके डॉलर कहां से आएंगे? ये 100 बिलियन डॉलर जो है हर साल, ये भारत कहां से लाएगा? क्योंकि इसके लिए आपको डॉलर चाहिए, उसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और किसान हैं उन पे दबाव पड़ेगा। तो हर तरफ से हमारे ऊपर ये झटका पड़ सकता है, इसको सोचना जरूरी है। क्या इससे भारत की इकोनॉमी को हर्ट होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? एक तो ट्रेड डेफिसिट और रुपी अंडर प्रेशर। जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आज ही अगर मान लीजिए रुपया 97 की तरफ बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? अगर हमें 50 बिलियन डॉलर और अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ गया, तो क्या 2030 तक क्या हम रुपये को 130 पे देख रहे हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जिसको हमें समझना होगा। तो कुल मिला के आज भी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जैसा मैं 2 दिन पहले भी अपने वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, भारत का करीब 285 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है मर्चेंडाइज में। अब 50 बिलियन डॉलर आप और इंपोर्ट कर लीजिए तो ये पहुंच जाएगा 350। और अगर जिस तरह से रुपया डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो आज भी अगर ईरान वॉर नहीं रुकता है तो हम 450 के पार होंगे। और उसमें आप 50 बिलियन डॉलर और जोड़ दीजिए, तो हम बात कर रहे हैं 500 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट की सालाना। 500 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट का मतलब भारत की करेंसी क्या ईरान की तरह हो जाएगी या पाकिस्तान की तरह हो जाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके बारे में सरकार को सीरियसली लेना पड़ेगा। ट्रंप के साथ हम जो भी वार्ता करें, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये डील होती है तो हम करीब 500 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट देखेंगे। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट, उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी, रोजगार में प्रॉब्लम आएगी, किसानों को रेट नहीं मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है? भारत क्या क्या इंपोर्ट कर सकता है जिसको हम देखें? हमें क्रूड मंगाना पड़ेगा, एलएनजी मंगाना पड़ेगा, हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, बाकी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सब चाहिए, लेकिन इन सब के लिए हमें चाहिए डॉलर। तो समस्या डॉलर की है, सिर्फ मार्केट की नहीं है, इसको भी देखना होगा। अगर हमारा रुपया कमजोर होता है तो 85% तेल तो हम आयात करते हैं। इसका मतलब तेलों के दाम बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे, मशीनों के दाम बढ़ेंगे, और जो भारत ने उधार लिया हुआ है पूरी दुनिया से, उस पर ब्याज कितना बढ़ जाएगा, इसको भी हमें सोचना होगा। अल्टीमेटली इसका असर क्या आएगा? इसका असर आएगा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एमएसएमई और हाउस होल्ड परचेजिंग पावर कम होगी। मतलब देश में गरीबी की संभावना बढ़ जाएगी, या दूसरे पॉलिश शब्दों में ये कहें, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी भारतीयों की, क्योंकि रुपया जो है उसकी वैल्यू घटती जा रही है। इस बात को समझना। अब दूसरा मुद्दा आता है कि मेक इन इंडिया का क्या होगा? जब 50 बिलियन डॉलर भारत सरकार
एक्स्ट्रा खरीदेगी अमेरिका से, तो भारत में जो $50 बिलियन का माल बनना चाहिए था वो कौन बनाएगा या वो कौन खरीदेगा? क्योंकि अब हमारी जरूरतों का 50 बिलियन तो हम अमेरिका से ले रहे हैं, तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? इसीलिए इस बात को समझना होगा कि इससे हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो कमजोर होगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होने का मतलब है रोजगार कम होना। रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग अगर कम होती है तो भारत सरकार को टैक्स कम मिलेगा, भारत में डेवलपमेंट कम होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा, विकसित भारत का सपना सपना ही रह जाएगा। ये अगर हम लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखें तो इसका मतलब ये है, इसको भी समझना होगा। सेक्टर्स चाहे वो मशीनरी हो, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल एंड फूड प्रोसेसिंग, ये जो टेक्निकल प्रोडक्ट है जनरली हम बनाते नहीं हैं, इनकी आयात बढ़ेगा। और उसके अलावा अगर अमेरिका से चीपर आता है, क्योंकि हमने ड्यूटी क्या करी, हमने ये भी कहा है कि जो $550 बिलियन का आएगा इसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, ये जीरो पे आएगा। मजे की बात है। और हमारे यहां से जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो 15% पे जाएगा अमेरिका में। इसका मतलब ये हुआ कि $50 बिलियन ड्यूटी फ्री भारत में आएगा। इससे क्या होगा? एमएसएमई टिक नहीं पाएंगे, आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम होगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, जो प्रोडक्शन की जगह वो इंपोर्ट होगा। तो जो आज आदमी जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो बंद कर देगी, अमेरिका से इंपोर्ट करेगी, अपना स्टिकर लगाएगी और बड़े खुले से लिखेगी मेड इन अमेरिका, तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, इंपोर्टेड माल है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को क्या होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि ये भारत के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ है वो जो पहले ही कम है और कम हो जाएगी, चाइना के मुकाबले हम और कमजोर होते जाएंगे। तो एक तरफ अमेरिका का दबाव डॉलर का पड़ेगा, दूसरी तरफ हमारी जो जरूरतें हम जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऊंचे दाम पे करना पड़ेगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा। इसके कई इंप्लीकेशन है जिसको समझने की जरूरत है। एक सेक्टर जिसकी चिंता मैं हमेशा करता हूं वो है एग्रीकल्चर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। पूरा जिंदगी मैंने एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में काम किया। सवाल अब इस बात का है कि अमेरिका क्यों चाहता है भारत का बाजार, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार था चाइना, और चाइना डाइवर्ट हो गया है साउथ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और बाकी देशों में। अब चाइना को जरूरत नहीं है अमेरिका की, अमेरिका को जरूरत है चाइना की। इसलिए अमेरिका गिड़गिड़ाता है चाइना के आगे, और भारत एक अल्टरनेट डंपिंग ग्राउंड है अमेरिका के लिए। और अमेरिका चाहता है कि जो नुकसान उसका चाइना में हुआ है वो डंप भारत में करे और अपने किसानों को बचा ले, क्योंकि इस समय अमेरिका के किसानों की हालत खराब। जब पिछले बार ट्रम्प साहब आए थे अपनी सत्ता में, फर्स्ट टेन्योर में 1 लाख किसानों ने जमीनें बेच दी थी, दिवाला निकल गया था, क्योंकि चाइना ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी एग्रीकल्चर। इस बार हालत उससे भी ज्यादा खराब है, इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है भारत की, इस पे असर पड़ेगा, हमारे किसानों पे असर पड़ेगा, और हमारे पास तो सब्सिडी देने के पैसे भी नहीं, तो किसानों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इसीलिए मोदी साहब पूरी कोशिश करेंगे कि साहब किसी तरह खेती को बचा लें। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? मेरे हिसाब से वो अपना ऑयल बेचेगा, अखरोट और एलमंड जैसे प्रोडक्ट बेचेगा, प्रोसेस फूड बेचेगा, अमेरिका से वहां पे डीओसी जो है ऑयल बिल वो बेचेगा, अमेरिकन एप्पल्स, ग्रेप्स, अल्कोहल और बाकी एग्रो कमोडिटीज जो भी वहां सरप्लस होगा वो कहेंगे कि हिंदुस्तान में डंप कर। इससे अच्छा डंपिंग ग्राउंड मिल नहीं सकता। तो भारत क्या अमेरिका के लिए डस्टबिन बनेगा कि जो चीज समझ में नहीं आए उसको भारत में डंप कर दे? ये बात हमें समझनी होगी, इसका खामियाजा बहुत गंभीर हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो क्या भारत कॉम्पीट नहीं कर सकता? मुश्किल है। आज भी हम देख रहे हैं बड़े फार्म है, सब्सिडी है, सब कुछ वहां ऑटोमेशन है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से एआई और बाकी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होंगे, वहां के बड़े फार्म्स ये चीजें सस्टेन कर लेंगे, और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां अब बड़े बड़े फार्म्स एक्वायर कर रही हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रेड बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्निकली भारत के मुकाबले और कम हो जाएगी। और भारत में क्या है, जैसा हमें जब पता है, छोटा किसान है, मॉनसून के भरोसे हम काम करते हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज है नहीं,
एपीएमसी के मक्कड़ जाल में किसानों को दबा रखा है, उनका दम घोट रखा है। बिचौलियों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता भारत सरकार को, और कोशिश की थी तो बिचौलियों ने पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह से ब्लैकमेल किया कि सरकार झुक गई, और फ्रेगमेंटेड मार्केट होने के कारण हमारी बार्गेनिंग पावर भी नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर में अनइक्वल कंपटीशन होगा और हम टिक नहीं पाए। अब कौन कौन से सेक्टर्स में प्रॉब्लम है, जैसा मैं बता चुका हूं, सोयाबीन में समस्याएं आएंगी। इसके अलावा डेयरी के ऊपर भी उनकी नजर रहेगी, क्योंकि डेयरी में अमेरिका के पास सरप्लस है और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और अभी तक भारत सरकार डेयरी को इसलिए बहुत ज्यादा क्लोजली रखी हुई है क्योंकि गुजरात में या जहां जहां पे भी बीजेपी का स्ट्रांग बेस है, डेयरी फार्मर्स पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। बाकी एग्रीकल्चर फार्मर्स इतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि डेयरी के अंदर कोऑपरेटिव्स हैं, और कोऑपरेटिव एक संगठन है, और अगर कोऑपरेटिव्स को लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है तो एक बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक नाराज हो सकता है, और सरकार ये रिस्क लेना नहीं चाहती। बाकी खेती में क्या है कि किसान बिखरे हुए हैं, उनको कोई संगठित ना कर रहा है ना वो होना चाहते हैं। लेकिन डेयरी सेक्टर क्योंकि संगठित है, इसलिए बहुत बड़ा वोट बैंक है और सरकार उसको नाराज नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ग्रेन्स और पल्सेस जैसे पीज वगैरह आते हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। येलो पीज, लेंटिल्स, जो एडिबल ऑयल्स अमेरिका से आएंगे। एनर्जी डिपेंडेंसी में शिफ्ट अब होगा क्या कि अभी तक हम मिडिल ईस्ट से ले रहे थे, अब अमेरिका कह रहा है कि अब हमसे ले लो, तो क्रूड हमसे ले लो, गैस हमसे ले लो, जो चाहिए हमसे ले लो, हम बेचने को तैयार हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका हमें रीजनेबल रेट पे देगा या एक्सप्लॉइट करेगा। और जहां तक बात है अमेरिका की, अमेरिका का तो डीएनए ही एक्सप्लॉइटेशन है, उनको इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमें एक्सप्लॉइटेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा अगर हम अमेरिका पे डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं, क्योंकि रशियन ऑयल जो हमें सस्ता मिल सकता है, बाकी जगह से सस्ता मिल सकता है, अमेरिका कहेगा नहीं आप वहां से नहीं ले सकते, क्योंकि उससे अमेरिका के इंटरेस्ट को हर्ट होता है, उसको भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके अलावा जो हम अपने यहाँ विकसित भारत, मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह की जो बातें कर रहे हैं, अगर हम लेंगे काफी सारा इंपोर्ट, तो जितने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं जहां हमें R&D करनी चाहिए वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब उसका मार्केट ही नहीं होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में बनने चाहिए थे, हालांकि 75 साल तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहे, इकोनॉमी पे हमने ध्यान दिया ही नहीं। अब सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड में जब R&D हमारे पास नहीं है तो हम कैसे टिकेंगे। तो भारत की निर्भरता या तो चीन पे बढ़ेगी या अमेरिका पे बढ़ेगी, और दोनों ही भारत के लिए खतरनाक है। इस पे हमें गंभीरता से सोचना होगा। और टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक बार जब अपना इकोसिस्टम आप एक गिवन टेक्नोलॉजी पे डेवलप कर लेते हैं, आप उस ट्रैप में आ जाते हैं, फिर आप वहां से निकल नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने हो जाता है। तो जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है वो हमारी अमेरिका पे और बढ़ेगी, और अमेरिका हमें आने वाले दिनों में और एक्सप्लॉइट कर सकता है, सैंक्शन की धमकी दे सकता है, बाकी प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो हम अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के ट्रैप में फंसते जाएंगे। तो ये $500 बिलियन जो ऊपर से सिर्फ ट्रेड डील दिख रही है, ये बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है भारत के लिए। अब इससे फायदा किसको होगा अगर हम देखें शॉर्ट टर्म, थोड़ी बहुत जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, IT, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, जो हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं को ही थोड़ा बहुत फायदा होगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है मेरे यहाँ के इन्वेस्ट करो, तो अमेरिका इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटा रहा है, तो हमारे यहाँ से जो कंपनियां वो तो एक्सपोर्ट फिर करेंगी नहीं, या तो वहीं जाके बनाएंगी और वहीं के कंज्यूमर्स को बेचेंगी, तो भारत को उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। वो पैसा यहाँ लाएंगे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में टैक्स रेट ज्यादा है, वहां कम है, वो डॉलर में रखेंगे, रुपये में क्यों लाएंगे। तो भारत को कुछ मिलने वाला है नहीं इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन ओवरऑल क्या है, हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो और बढ़ जाएगी, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे वो एक सपना ही कहीं ना रह जाए। इसके अलावा रिस्क क्या है, इंडिया इज बिकमिंग हाई वैल्यू मार्केट फॉर चाइनीज अमेरिकन सरप्लस एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है
उसकी कैपेसिटी विल रिमेन शैलो, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको देखें तो कौन कौन से सेक्टर में, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको अगर हम देखें तो एक एग्रीकल्चर, ऑयल सीड्स, एमएसएमई, रुपी, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, डेयरी, ट्रेड डेफिसिट, ये सारी मैंने आपको बातें बताई। लेकिन अब जब सब कुछ नेगेटिव है तो भारत सरकार क्या कर सकती है, इसके बारे में भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कुछ सेफगार्ड्स हैं जो भारत सरकार को ध्यान में रखने चाहिए। इसको अगर नेगोशिएशन में लाया जाएगा तो फायदा होगा। ये 8 पॉइंट है। पहला, हमें फेज्ड इंपोर्ट कमिटमेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रंप ने कहा कल से 50 उठाओ, कि साहब हम डिसाइड करेंगे कहां हमें चाहिए, आप दबाव नहीं बढ़ा सकते। एज पर इंडियाज नीड वी विल डिसाइड, यू विल नॉट डिक्टेट। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप वहां से प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो हिंदुस्तान में फिनिश्ड गुड्स आप नहीं भेजेंगे, आप रॉ मटेरियल भेजिए और हिंदुस्तान में आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। आपका भी एक्सपोर्ट हो जाएगा और भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा। ये कंडीशन एग्रीमेंट में होनी चाहिए, तब तो भारत को फायदा होगा। अगर सिर्फ डंपिंग होगी तो फायदा नहीं होगा। अगर आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट दे रहे हो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैंडेटरी हो, खासकर डिफेंस और आईटी क्षेत्र में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है अमेरिका आपको हार्डवेयर दे दे, बाद में स्पेयर पार्ट्स देने के समय रेट को 4 गुना कर दे या देने से आनाकानी करे, सॉफ्टवेयर के कोड ना दे, और जब आपको पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी हो तो आप अमेरिका के मोहताज हो जाएं और अमेरिका सारे स्विचेस ऑफ कर दे कि अब आप हवाई जहाज का टेक ऑफ भी नहीं कर सकते। तब आप क्या करें? कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमिटमेंट होना चाहिए। प्रोटेक्शन टू फार्म प्रोडक्ट्स, जिसकी बात सरकार करी है, उम्मीद है वो करेंगे। डोमेस्टिक जो भारत सरकार की जो गवर्नमेंट परचेजेज होंगी उसमें क्लॉज होना चाहिए कि वो मेड इन इंडिया का ही परचेज होगा। आप अमेरिकन या चाइनीज प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। दिस शुड बी पार्ट ऑफ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस, हम आपको 0% दे रहे हैं, आप 15 लगा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आई कि भारत सरकार ने एग्री क्यों किया, जबकि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे कम है, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, उस पर भी हम ड्यूटी देंगे। ऐसी क्या मजबूरी थी? ये तो कहीं से भी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं दिखता है। अब क्यों किया गया, ऐसी क्या मजबूरी थी, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। इसके अलावा हम डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको रुपी एक्सचेंज रेट की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम डॉलर लाएंगे कहां से? और अगर आप डॉलर पे ट्रेड करते हैं तो रुपया और गिरेगा, जो भारत के लिए ओवरऑल इकोनॉमिक डिजास्टर है। इस पे भी भारत सरकार को कुछ ना कुछ नेगोशिएट करना चाहिए और वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट हो, ताकि जो भी आप वहां से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, एक तो भारत की नीड हो, भारत के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, और वैल्यू एडिशन भारत में हो, इस बात को देखा जाए। इसके अलावा जो सेगमेंट्स हैं जिनको बचाना होगा, किसान, एमएसएमई, रूरल डिमांड और इकोनॉमिक सॉवरिटी की हम बात करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की, क्योंकि भी एग्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन जो मुझे लगा कि $500 बिलियन अगर हमने कमिट किया है तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उस पे ये एडिशनल सरप्लस इंपोर्ट जो आएगा, जो हम पे डंप किया जाएगा, उससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैप है। अब भारत सरकार इसमें से अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी, क्या ऑप्शंस रहेंगे, इन सब की बात आने वाले दिनों में जब एग्रीमेंट होगा हम और करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी आपके विचार हों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें और आप तक तथ्यों के आधार पर बनाया हुआ डिस्कशन लेके आए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।